क्लास 10। कल हमने आपके पार्ट 1 में ये जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन का, हम ऑलरेडी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ चुके थे और आज पार्ट 2 में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम देख चुके हैं कि किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम सेक्सुअल पे आते हैं। We are also familiar with the modes of reproduction that depend on the involvement of two individuals बिफोर अ न्यू जनरेशन कैन बी क्रिएटेड। यानी हम ये भी जानते हैं कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है जो डिपेंड करते हैं दो इंडिविजुअल के इन्वॉल्वमेंट पर। बुल्स अलोन कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू काफ्स नॉर कैन हेन्स अलोन प्रोड्यूस न्यू चिक्स। यानी मुर्गी जो होती है वो अकेले अंडा दे के चिक्स को पैदा नहीं कर सकती। इन सच केसेस बोथ सेक्सेस, हमें इसमें दोनों सेक्सेस की ज़रूरत होती है, मेल एंड फीमेल, जिससे कि नई जनरेशन बने। What is the significance of this sexual mode of reproduction? यानी इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? Are there any limitations of asexual mode of reproduction which we have been discussing above? यानी क्या कुछ limitations है asexual की कि हमको sexual पर आना पड़ा? Why the sexual mode of reproduction? यानी क्यों? The creation of two new cells from one involves copying of DNA as well as the cellular apparatus. हमने पढ़ा कि दो नए सेल बनने के लिए एक कॉपी करता है डीएनए को, दूसरा सेल्यूलर अपैरेटस बनाता है। डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म, एज वी हैव नोटेड, कैन नॉट बी एब्सोल्युटली एक्यूरेट एंड द रिजल्टेंट एरर्स आर सोर्स ऑफ वेरिएशन इन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी हमने पढ़ा कि डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म जो है वो एकदम एक्यूरेट नहीं होता है, एकदम एक जैसा नहीं होता है, थोड़ी बहुत उसमें एरर रहती हैं, गलतियाँ रहती हैं और वही वेरिएशन का सोर्स बनती हैं। एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय वेरिएशन, बट इन अ पॉपुलेशन वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर इंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। यानी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को तो वेरिएशन नहीं बचा सकता है, लेकिन पूरी पॉपुलेशन के लिए वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, उनके जीवित रहने के लिए। It would therefore make sense if organism came up with reproductive modes that allow more and more variation to be generated. यानी ये इससे हम सेंस बना सकते हैं कि सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ के लिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव मोड्स करेंगे तो हमें ज़्यादा वेरिएशन मिलेगा। While DNA copying mechanism are not absolutely accurate, यानी ये एकदम एक्यूरेट तो नहीं होते हैं, ये प्रिसाइज इनफ टू मेक द जनरेशन ऑफ वेरिएशन अ फेयरली स्लो प्रोसेस। यानी ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है वेरिएशन का। इफ द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म वर टू बी लेस एक्यूरेट, मैनी ऑफ द रिजल्टेंट डीएनए कॉपीज वुड नॉट बी एबल टू वर्क विद द सेल्यूलर अपैरेटस एंड वुड डाई। यानी अगर डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म जो है, एक जगह से दूसरा जो डीएनए कॉपी करना है, अगर वो एकदम ही गलत होता तो सारे सेल्स मरने लग जाते। सो हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएंट्स बी स्पीडेड अप? यानी तो हम इस वेरिएशन की प्रोसेस को स्पीड कैसे दें? ईच न्यू वेरिएशन इज मेड इन अ डीएनए कॉपी दैट ऑलरेडी हैज़ वेरिएशन अक्यूमुलेटेड फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन। यानी हमें हमारी पहले वाली जनरेशन से जो वेरिएशन आए हैं वो ऑलरेडी स्टोर्ड रहते हैं, हम उसी में थोड़े और वेरिएशन ऐड करते जाते हैं। दस टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन वुड हैव क्वाइट डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ अक्यूमुलेटेड वेरिएशन। यानी पूरी पॉपुलेशन में से कोई भी जो दो लोग हैं वो अलग अलग पैटर्न्स पर हैं, उनके अंदर अलग अलग वेरिएशन है। एंड सिंस ऑल ऑफ दीज वेरिएशंस आर इन लिविंग individual, it is assured that they do not have any real bad effects. Combining variation from two or more individual would thus create new combination of variants. तो इसी तरीके से हम जब दो या तीन लोगों के वेरिएशंस को जोड़ते हैं तो एक नया कॉम्बिनेशन बनता है। हर कॉम्बिनेशन नया रहेगा अपने आप में, और उसमें क्योंकि दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व है इसलिए उसके अंदर दोनों की क्वालिटीज़ रहेंगी। द सेक्शुअल मोड ऑफ reproduction incorporates such a process of combining DNA from two different individual during reproduction. तो sexual reproduction में यही है कि दो अलग अलग इंडिविजुअल का हम DNA कंबाइन कर देते हैं। But this creates a major difficulty. इससे एक प्रॉब्लम होती है। If each new generation is to be combination of DNA copies from two pre-existing individual, then each new generation will end up having the twice amount of DNA that the previous generation had. This is likely to mess up the control of cellular apparatus by the DNA. तो अब क्या होगा, अगर मान लीजिए कि दो लोग इंडिविजुअल कंबाइन होकर डीएनए बना रहे हैं नए, तो डीएनए का अमाउंट तो डबल हो जाएगा, दोनों में से आएगा। तो क्या कर सकते हैं हम इसके लिए? We have earlier seen that organism become more complex, the specialization of tissue increases. यानी जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बड़ा या कॉम्प्लेक्स होता जाता है उसके टिश्यू का स्पेशलाइजेशन भी बढ़ता जाता है।
एक सॉल्यूशन ये है दैट मैनी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एंड फाउंड फॉर द प्रॉब्लम मेंशन्ड अबव इज टू हैव स्पेशल lineages of cell in specialized organ in which only half the number of chromosome and half the amount of DNA as compared to non-reproductive body cells. यानी कुछ ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्टिव सेल्स रहते हैं उनमें आधा ही नंबर रहता है क्रोमोसोम का और हाफ नंबर रहता है डीएनए का. और इसके अलावा अगर हम देखें, दिस इज अचीव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस. ये हम पढ़ चुके हैं, रिडक्शनल डिवीजन. दस व्हेन दीज जर्म सेल्स फ्रॉम टू इंडिविजुअल कंबाइन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल, इट रिजल्ट्स इन रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड द डीएनए कंटेंट इन द न्यू जनरेशन. यानी जब ये जर्म सेल दो इंडिविजुअल से कंबाइन होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम नया इंडिविजुअल बनाने के लिए, तो इससे रीस्टैब्लिशमेंट हो जाता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम का. यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनते हैं और डीएनए कंटेंट भी बनता है, हाफ हो जाएगा. If the zygote is to grow and develop into an organism which has highly specialized tissue and organ, then it has to be sufficient stores of energy for doing this. यानी अगर zygote को बड़े होकर ऑर्गेनिज्म बनना है, हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू और ऑर्गन्स बनाना है, तो उसके पास सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी होना चाहिए. In very simple organism, it is seen that the two germ cells are not very different from one another. यानी दिखता है सिंपल ऑर्गेनिज्म में कि दो जर्म सेल्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं है और मे इवन भी सिमिलर, बट एज द बॉडी डिज़ाइंस बिकम मोर कॉम्प्लेक्स. यानी जैसे बॉडी डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं, जर्म सेल्स भी स्पेशलाइज होते जाते हैं. वन जर्म सेल इज़ लार्ज, यानी एक जर्म सेल बड़ा होता है जिसके अंदर फूड स्टोर होता है, और दूसरा छोटा होता है और मोटाइल यानी मूव करता है. कन्वेंशनली द मोटाइल जर्म सेल इज कॉल्ड मेल गैमिट. यानी जो मूव करता है छोटा गैमिट वो होता है मेल गैमिट, और जिस जर्म सेल में स्टोर्ड फूड होता है उसे हम फीमेल गैमिट बोल देते हैं. अब वी शैल सी इन द नेक्स्ट फ्यू सेक्शन हाउ द नीड टू क्रिएट थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमिट गिव राइज टू डिफरेंसेस इन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड इन केसेस डिफरेंस इन द बॉडीज ऑफ मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म. तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से मेल और फीमेल ऑर्गन्स भी अलग होते हैं और इस वजह से उनकी बॉडीज भी अलग होती हैं. Sexual reproduction in flowering plants. The reproductive parts of angiosperm are located in a flower. हम सबको पता है कि जो फ्लावर होता है वो reproductive part होता है. You have already studied the different parts of a flower. हमने पढ़ा है sepals, petals, stamen, pistil. Stamen और pistil जो होते हैं वो reproductive parts होते हैं फ्लावर के, जिनके अंदर germ cells होते हैं. ठीक है, और इनका पेटल्स और सेपल्स का फंक्शन क्या होगा ये भी हम जानते हैं. पेटल्स जो होती हैं यूजुअली उनका काम होता है अट्रैक्ट करना. फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल, जैसे ये एग्जांपल है पपाया, वाटरमेलन, जिनके पास या तो सिर्फ स्टेमन होगी या सिर्फ पिस्टिल होगी, या फिर वो बाइसेक्सुअल हो सकते हैं, उनमें दोनों सेक्स होंगे, हिबिस्कस, मस्टर्ड, जहाँ उनके पास स्टेमन और पिस्टिल दोनों होगी. स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो पोलन ग्रेन बनाता है येलो कलर के, जो येलोइश पाउडर कई बार हमारे हाथ में चिपक जाता है जब हम फ्लावर को बीच में से पकड़ते हैं. पिस्टिल जो होता है वो सेंटर में होता है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. ये 3 पार्ट्स का बना हुआ होता है. कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं यहाँ पर? द स्वोलन बॉटम पार्ट इज द ओवरी, यानी बीच का जो बॉटम पार्ट है वो ओवरी है यहाँ पर. मिडिल एलोंगेटेड पार्ट स्टाइल है और टर्मिनल पार्ट जो थोड़ा स्टिकी होता है वो स्टिग्मा होता है. ओवरी के पास ओव्यूल्स होते हैं छोटे छोटे एग्स जैसे, और हर ओव्यूल के अंदर एग सेल होता है. मेल जर्म सेल में क्या करता है कि पोलन ग्रेन बनाता है जो फ्यूज करता है फीमेल गैमिट के साथ जो अंदर होता है ऑलरेडी प्रेजेंट. दिस फ्यूजन ऑफ जर्म सेल और फर्टिलाइजेशन गिव्स द जाइगोट विच इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू न्यू प्लांट. इससे जाइगोट बनता है जो नया पौधा बनाता है. दस द पोलन नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा, यानी पोलन जो है उसे स्टेमन से स्टिग्मा में जाना है. इफ द ट्रांसफर ऑफ पोलन अकर्स इन सेम फ्लावर, अगर सेम फ्लावर में हो रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, और अगर एक से दूसरे में जा रहा है तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं. और ये हमें किन किन चीज़ों से मिल सकता है? विंड, वाटर, एनिमल. ठीक है. आफ्टर द पोलन लैंड्स ऑन सूटेबल स्टिग्मा, यानी जब वो स्टिग्मा पर आ जाता है तो वो फीमेल जर्म सेल्स पे जाता है जो ओवरी में होते हैं. एक ट्यूब ग्रो करती है पोलन ग्रेन से और ट्रैवल करती है थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओवरी. After fertilization, the zygote divides several times to form an embryo within the ovule. यानी zygote जो है वो बहुत बार डिवाइड करता है जिससे ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो बनता है. The ovule develops a tough coat and is gradually converted into the seed. यानी ओव्यूल जो है उसके ऊपर एक टफ टाइट कोट बन जाता है और कन्वर्ट हो जाता है सीड में. ओवरी बढ़ती रहती है, पक जाती है और फ्रूट बनाती है.
मीनवाइल पेटल, सेपल, स्टेमन, स्टाइल और स्टिग्मा जो है वो गिर सकते हैं, फॉल ऑफ हो सकते हैं। क्या आपने कभी ऑब्जर्व करा एनी फ्लावर पार्ट स्टिल परसिस्टिंग इन द फ्रूट? ट्राई एंड वर्क आउट द एडवांटेज ऑफ सीड फॉर्मेशन इन द प्लांट। सीड में फ्यूचर प्लांट होता है जो आगे चल के सीडलिंग बनाता है छोटा सा, और फिर अच्छी कंडीशन में वो बढ़ जाता है। इस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन बोलते हैं। ये एक्सरसाइज हम लोगों ने यूं भी घर पे करके देखी है। चना जब आप ओवरनाइट रखते हैं पानी या वेट क्लॉथ के साथ में, तो अगले दिन उसके ऊपर इस तरीके से चीज़ें आपको दिख जाती हैं। ये दोनों कॉटिलिडॉन होते हैं। ये ऊपर जो है ये फ्यूचर शूट रहती है, ये नीचे जो रेडिकल है ये फ्यूचर रूट रहती है, और इस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहा जाता है। अब हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, सो फार वी हैव बीन डिस्कसिंग द वेराइटी ऑफ मोड्स दैट डिफरेंट स्पीशीज यूज फॉर रिप्रोडक्शन। तो अब हम ह्यूमंस में देखेंगे कि ह्यूमंस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज करते हैं, कैसे होते हैं। लेट अस बिगिन एट एन अपेरेंटली अनरिलेटेड पॉइंट। ऑल ऑफ अस नो दैट अवर बॉडी चेंज एज वी बिकम ओल्डर। हम जानते हैं हम बढ़ते जाते हैं तो हमारी बॉडी चेंज हो जाती है, हमारी हाइट बढ़ जाती है। क्लास 2 से क्लास 10 तक हमारी हाइट बढ़ी, वेट बढ़ी, कभी कभी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे दांत आते हैं और हमारे जो दूध के दांत होते हैं वो टूट के गिर जाते हैं और नए दांत आने लग जाते हैं। ऑल ऑफ दीज आर चेंजेस दैट आर ग्रुप्ड अंडर द जनरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। यानी इन सारे प्रोसेसेस को हम ग्रोथ के अंडर मानते हैं। इन विच द बॉडी बिकम्स लार्जर, जिसमें बॉडी बड़ी होती जाती है। वन इन अर्ली टीनेज ईयर्स अ होल न्यू सेट ऑफ चेंज अकर्ड दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड सिंपली एज बॉडी एनलार्जमेंट। यानी कि जितने भी ये चेंजेस हो रहे हैं अर्ली में, उनको हम बॉडी एनलार्जमेंट नहीं कह सकते हैं। इंस्टेड द अपीयरेंस ऑफ बॉडी चेंजेस, यानी दिखने में भी चीज़ें बदल जाती हैं, प्रोपोर्शंस बदलते हैं, नए फीचर्स आ जाते हैं और नए सेंसेशंस आ जाते हैं। ये कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो कॉमन रहते हैं बॉयज़ और गर्ल्स के लिए दोनों में। यानी उनको थिक हेयर्स आने लग जाते हैं नए बॉडी पार्ट्स में, जैसे आर्म पिट्स में, जेनाइटल एरियाज जो थाइस के बीच में होता है, और वो डार्क कलर के भी हो सकते हैं। थिनर हेयर्स कैन ऑल्सो अपियर ऑन लेग्स एंड आर्म, यानी हाथ पैरों पर पतले बाल आ सकते हैं। एज वेल एज ऑन द फेस, मुंह पर भी आ सकते हैं। स्किन जो है वो ऑयली हो जाती है और कई बार पिंपल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। हम अपने बॉडीज़ को लेकर कॉन्शियस हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, हम बार बार फील करने लग जाते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं। ऑन द अदर हैंड देर आर ऑल्सो चेंजेस टेकिंग प्लेस दैट आर डिफरेंट बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। इसके अलावा कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो दोनों में अलग होते हैं। जैसे गर्ल्स में ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है, उनके निप्पल की जो स्किन रहती है वो डार्क होने लग जाती है टिप ऑफ द ब्रेस्ट पे। गर्ल्स मेंस्ट्रुएट करने लग जाती हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है उनकी। बॉयज़ बिगेन टू हैव न्यू थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस। लड़कों की जो दाढ़ी और मूछ रहती है वो आ जाती है, उनकी वॉइस एक अलग टाइप की होने लग जाती है। पीनस बढ़ने लग जाता है, एनलार्ज हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है, आइदर इन डे ड्रीम और एट नाइट। ऑल दिस चेंजेस टेक्स प्लेस स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स। यानी ये चेंजेस धीरे धीरे महीनों और सालों में होते हैं। ऐसा नहीं है कि सब एक साथ हो जाएंगे और एक ही एज में हो जाएंगे, नहीं, एज के हिसाब से धीरे धीरे होते हैं। इन सम पीपल दे हैपन अर्ली, कुछ लोगों में जल्दी हो जाते हैं और दूसरों में बहुत धीरे होते हैं। ऑल्सो ईच चेंज डज नॉट बिकम कम्प्लीटली क्विक आइदर। फॉर एग्जाम्पल थिक हेयर ऑन द फेस इन बॉयज अपियर अ फ्यू स्कैटर्ड हेयर फर्स्ट। यानी कि जब दाढ़ी आना शुरू होती है तो पहले कुछ थोड़े बहुत बाल आते हैं, फिर धीरे धीरे यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है। ऑल दिस चेंजेस शो डिफरेंट बिटवीन पीपल जस्ट एज वी हैव ऑल डिफरेंटली शेप नोजेस और फिंगर्स। यानी हम सबकी नाक, उंगलियां सब अलग होती हैं, तो हमारे पास हेयर ग्रोथ या साइज एंड शेप ऑफ ब्रेस्ट और पेनिस ये सब भी अलग होता है। और ये सारे चेंजेस जो हैं ये हमारी सेक्सुअल मैच्योरेशन बॉडी की करवाते हैं। वाई डज द बॉडी शो सेक्शुअल मैच्योरेशन एज दिस एज? क्यों इस एज में ऐसा होता है? वी हैव टॉक्ड अबाउट द नीड फॉर स्पेशलाइज सेल टाइप इन मल्टीसेल्यूलर बॉडीज़। हम जानते हैं मल्टीसेल्यूलर बॉडीज़ में स्पेशल टाइप के सेल चाहिए होते हैं स्पेशल फंक्शन करने के लिए। द क्रिएशन ऑफ जर्म सेल टू पार्टिसिपेट इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज अनदर स्पेशलाइज फंक्शन। यानी जर्म सेल का काम है कि वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करवाए। एंड वी हैव सीन दैट प्लांट्स डेवलप स्पेशल सेल्स। हमने देखा प्लांट्स अलग टाइप के स्पेशल सेल और टिश्यू बनाता है, तो ह्यूमन बींग भी यही काम करता है। However, while the body of individual organism is growing to its adult size, यानी जैसे जैसे इसकी बॉडी ग्रो करती है, रिसोर्सेज भी यही चाहते हैं कि बॉडी की ग्रोथ हो। While that is happening, यदि जब ये चल रहा होता है तो मैच्योरिटी ऑफ रिप्रोडक्टिव टिश्यू इज़ नॉट लाइकली टू बी अ मेजर प्रायोरिटी। यानी तो उस समय पर रिप्रोडक्टिव टिश्यू की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है, इसलिए रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ स्लो होती है और रिप्रोडक्टिव टिश्यू मैच्योर होने लग जाते हैं। इस पीरियड को हम एडोलसेंस प्यूबर्टी कहते हैं।
सो हाउ डू ऑल द चेंजेस दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट लिंक टू द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, यानी इतने सारे चेंजेस जो हमने पढ़े इनका रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस से क्या लेना देना है। तो हमको याद रखना है सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स दैट जर्म सेल फ्रॉम टू इंडिविजुअल हैव टू जॉइन टुगेदर, और ये तभी होगा चाहे एक्सटर्नल रिलीज ऑफ जर्म सेल फ्रॉम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जैसे फ्लावरिंग प्लांट में होता है, या फिर दो इंडिविजुअल देर बॉडी को ज्वाइन करें और उनके अंदर इंटरनल ट्रांसफर हो जर्म सेल का, जैसे कि ज़्यादातर एनिमल्स में होता है। इफ एनिमल्स आर टू participate in this process of mating, their state of sexual maturity must be identified by the other individual, यानी दोनों सेम सेक्स मैच्योरिटी के होना चाहिए। Many changes during puberty such as new hair growth patterns are signals that sexual maturation is taking place, यानी sexual maturation का ये साइन होता है hair growth। On the other hand, the actual transfer of germ cell between two people needs special organs, एक sexual act के लिए special organs की ज़रूरत होती है, such as the penis when it is capable of becoming erect. In mammals such as humans, the baby is carried in mother's body for a long period, यानी humans में जो बेबी रहता है वो मदर की बॉडी के अंदर काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है, उसके बाद में बाहर आकर वो ब्रेस्ट फेड करता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और ब्रेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू मेच्योर टू अकोमोडेट दीज पॉसिबिलिटीज़। तो अब हम इनके सिस्टम्स देखेंगे कि सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे कैसे हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये जो फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, कंसिस्ट ऑफ पोर्शंस विच प्रोड्यूस द जर्म सेल्स एंड अदर पोर्शन दैट डिलीवर द जर्म सेल टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक तो जो जर्म सेल बनाते हैं वो पोर्शन और जो डिलीवर करते हैं वो पोर्शन। फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल या फिर स्पर्म जो है वो टेस्टिस में होता है, ये अब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रोटम में लोकेटेड होती हैं, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन को लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से। तो हमने डिस्कस करा है रोल ऑफ टेस्टिस इन द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, हमने पढ़ा था टेस्टोस्टेरॉन। इन एडिशन टू रेगुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, टेस्टोस्टेरॉन ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, यानी इसके साथ साथ टेस्टोस्टेरॉन जो है बॉयज़ में प्यूबर्टी के टाइम पर अपीयरेंस चेंज करता है। The sperm formed are delivered through the vas deferens which unites with tube coming from the urinary bladder, यानी जो sperm formed होते हैं वो vas deferens से डिलीवर होते हैं जो बाहर एक ट्यूब के थ्रू आते हैं यूरिनरी ब्लैडर। द यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज बन के बाहर आ जाता है, उसमें से स्पर्म और यूरिन दोनों आती हैं। Along the path of vas deferens, glands like prostate and seminal vesicle add their secretions so that the sperm are now in a fluid which makes their transport easier, यानी इसके साथ साथ उनका सिक्रीशन भी आता है जिससे स्पर्म जो है अब एक फ्लूइड में रहता है, जिससे उसका ट्रांसपोर्ट ईजी रहता है और न्यूट्रिशन भी मिल जाता है। स्पर्म्स बहुत टाइनी होते हैं और बहुत छोटे होते हैं, यानी इनके पास मेनली जेनेटिक मटेरियल होता है और एक लॉन्ग टेल होती है जो इनको जल्दी से फीमेल जर्म सेल में जाने में हेल्प करती है, और ये इसका डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। फिर आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल जर्म सेल्स या फिर एग्स जो होते हैं वो ओवरीज में बनते हैं, ये भी हार्मोन प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। ये यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है। व्हेन अ गर्ल इज़ बॉर्न द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग, यानी जब गर्ल बनती है पैदा होती है उस समय पर ओवरी में ऑलरेडी बहुत सारे इमेच्योर एग्स होते हैं। प्यूबर्टी पे आने पर ये मेच्योर हो जाते हैं और एक एग जो है वो हर मंथ प्रोड्यूस होता है। एग ओवरी से लेके वूम तक जाता है एक ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब के थ्रू, यानी कि ये डायग्राम के थ्रू मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर अगर एग बन रहा है तो वो इसके थ्रू जाता है, ये फेलोपियन ट्यूब होती है और ये ओवरी है, तो इसके अंदर एग बनेगा और यहाँ इसके थ्रू चला जाएगा। द स्पर्म एंटर्स थ्रू द वेजाइनल पैसेज, यानी जो स्पर्म रहता है वो वेजाइनल पैसेज में जाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर, और ऊपर की तरफ मूव करता है, ओविडक्ट में पहुंचता है जहां पर उसे एग मिलता है। एग जो है फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट वो इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में और डिवाइड करना स्टार्ट करता है। और जैसे हमने पहले के सेक्शंस में देखा है मदर की बॉडी ऐसे ही डिज़ाइन होती है कि वो बच्चे के डेवलपमेंट में रह सके। हैंस यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। द लाइनिंग थिकन्स एंड इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो, यानी उसके बाद जब ये यहाँ पर पहुँच जाता है, यहाँ पर दोनों का फ्यूजन हो जाता है तो जाइगोट यहाँ पर आकर अटैच हो जाता है। ये लाइन्स ऑलरेडी मोटी हो जाती हैं बेबी के डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड, मदर्स के ब्लड से उसको न्यूट्रिशन मिलता है प्लेजेंटा के थ्रू। प्लेजेंटा एक स्पेशल टिश्यू होता है, ये एक डिस्क होती है जो एम्बेडेड होती है यूट्राइन वॉल में, जिसमें विलाए होते हैं एम्ब्रियो की साइड पर।
मदर की साइड पे स्पेसेस होते हैं विच सराउंड द विलाई। दिस प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया ग्लूकोज और ऑक्सीजन पास होने के लिए मदर से एम्ब्रियो तक। डेवलपिंग एम्ब्रियो भी जनरेट करता है वेस्ट सब्सटेंसेज विच कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग देम, यानी उनको ट्रांसफर करने के लिए रिमूव कर सकते हैं इनटू द मदर्स ब्लड, यानी मदर्स के ब्लड में, थ्रू द प्लेजेंटा। द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक अप्रॉक्सीमेटली 9 months, यानी डेवलपमेंट के लिए 9 महीने लगते हैं। चाइल्ड जो है जब वो पैदा होता है एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन द यूट्रस, यानी उसमें तेज़ी के साथ कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाते हैं और चाइल्ड पैदा हो जाता है। वॉट हैपन्स इफ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज, अगर एग फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा? अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो वो सिर्फ 1 दिन के लिए रहता है। सिंस द ओवरी रिलीजेज 1 egg एवरी मंथ, यूट्रस भी अपने आप को प्रिपेयर करती है हर मंथ के, हो सकता है कि इस मंथ एग फर्टिलाइज हो जाए और इसलिए उसकी लाइनिंग मोटी हो जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है और वो ज़रूरी भी है एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए, फर्टिलाइजेशन हुआ है तो। नाउ हाउएवर दिस लाइनिंग इज़ नॉट नीडेड एनी लॉन्गर, यानी इस लाइनिंग की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तो लाइनिंग धीरे से ब्रेक होकर वेजाइना के थ्रू ब्लड के फॉर्म में बाहर आ जाती है जिसको हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ये साइकिल हर महीने आती है, यूजुअली 2 से 8 दिन तक की रहती है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर हम देखें तो एज वी हैव सीन द प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल मेच्योरेशन इज ग्रेजुअल एंड टेक्स प्लेस वाइल जनरल बॉडी इज स्टिल गोइंग ऑन, देयरफॉर सम डिग्री ऑफ सेक्शुअल मेच्योरेशन डज नॉट नेसेसरीली मीन दैट द बॉडी और माइंड इज़ रेडी फॉर सेक्शुअल एक्ट्स और हैविंग एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन, यानी हाँ ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी बॉडी सेक्शुअली मेच्योर हो गई है तो हम सेक्शुअल एक्ट्स करके बेबी पैदा कर सकते हैं। तो किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं? अलग अलग चीज़ें रहती हैं, जैसे देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम आवर फ्रेंड्स फॉर पार्टिसिपेटिंग मैनी एक्टिविटीज़ वेदर वी रियली वांट और नॉट, यानी पीयर प्रेशर कि आपके फ्रेंड्स आपको फोर्स करें ऐसी चीज़ों के लिए जो आप नहीं करना चाहते हैं पर आप करेंगे फिर। देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम फैमिलीज टू गेट मैरिड, यानी आपकी फैमिली से प्रेशर हो सकता है शादी के लिए, बच्चे करने के लिए। देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसी टू अवॉइड हैविंग चिल्ड्रन, यानी गवर्नमेंट एजेंसी से आपको ये प्रेशर रह सकता है कि बच्चे पैदा ना करें। इन दिस सिचुएशन मेकिंग चॉइसेस कैन बिकम वेरी डिफिकल्ट, और ऐसे में चॉइस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें पॉसिबल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस देखना चाहिए ऑफ हैविंग सेक्स। क्लास 9th में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सारी डिजीज़ेज़ यानी बीमारियां होती हैं जो पर्सन टू पर्सन जाती हैं, और क्योंकि सेक्सुअल एक्ट एक बहुत इंटीमेट कनेक्शन होता है बॉडीज़ का, काफ़ी क्लोज, तो ये सरप्राइजिंग नहीं है कि बहुत सारी डिजीज़ेज़ सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है, जिसमें कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, गोनोरिया होता है, सिफिलिस होता है, वायरल इन्फेक्शन जैसे वॉट्स और HIV एड्स। तो क्या पॉसिबल है कि ट्रांसमिशन को रोका जा सके? हाँ, पॉसिबल होता है। Using a covering collar condom for the penis during sex helps to prevent transmission of many of these infection to some extent, यानी कुछ हद तक इन इन्फेक्शंस को रोका जा सकता है। सेक्शुअल एक्ट ऑलवेज हैव द पोटेंशियल टू लीड टू प्रेगनेंसी, यानी सेक्शुअल एक्ट जो होता है उससे प्रेगनेंसी हो सकती है। प्रेगनेंसी में बहुत मेजर डिमांड्स होती है बॉडी और माइंड की, अगर वो उसके लिए रेडी नहीं है तो उसकी हेल्थ अफेक्ट होगी वुमेन की। देयरफॉर बहुत सारे तरीके हैं जिनसे अवॉइड करा जा सकता है, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं। एक कैटेगरी है कि आप मैकेनिकल बैरियर बनाएं जिससे स्पर्म जो है वो एग तक जा ही नहीं पाए, जैसे कॉन्डम्स ऑन द पेनिस और सिमिलर कवरिंग वॉर्न इन द वेजाइना कैन सर्व दिस पर्पस। अनदर कैटेगरी आती है जिससे हार्मोनल बैलेंस चेंज हो जाता है, जिससे एग जो है वो रिलीज ही नहीं होते और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ये ड्रग्स हम ओरली ले सकते हैं पिल्स के फॉर्म में, और क्योंकि सिंस दे चेंज हार्मोनल बैलेंस इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होते हैं जैसे लूप या कॉपर टी, जिनको यूट्रस के अंदर रख दिया जाता है जिससे प्रेगनेंसी नहीं होती। इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इससे इरिटेशन होता है यूट्रस में। इफ़ द वास्ट डिफरेंस इन मेल इज़ ब्लॉक्ड, यानी अगर वास्ट डिफरेंस ब्लॉक्ड है स्पर्म ट्रांसफ़र प्रिवेंट हो जाएगा। अगर फेलोपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक्ड है तो एग का जो ट्रांसफ़र है वो रुक जाएगा। तो दोनों केसेस में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये सर्जिकल मेथड्स है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। सर्जिकल मेथड सेफ़ होते हैं लॉन्ग रन में, लेकिन सर्जरी की वजह से कुछ इन्फेक्शंस और कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर सर्जरी प्रॉपरली नहीं होती है तो। सर्जरी कैन ऑल्सो बी यूज टू रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, यानी अबॉर्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका मिसयूज़ लोगों के द्वारा होता है जिनको पर्टिकुलर चाइल्ड नहीं चाहिए होता है। जैसे कि हमारे यहाँ इलीगल सेक्स रिलेटिव अबॉर्शन होता है फीमेल्स का, यानी अगर उनको पता रहता है कि ये फ़ीमेल बच्चा है तो वो उसको अबॉर्ट कर देते हैं। और एक हेल्दी सोसाइटी के लिए मेल फीमेल का रेशो बना के रखना है।
Because of reckless female feticide, sex child ratio is declining at an alarming rate in some sections of our society. यानी प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन जो है अब हमारे लॉ ने मना कर दिया है क्योंकि हमारा रेशो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ता जा रहा था. We have noted earlier that reproduction is a process by which organism increase their population. यानी इससे हमारी population बढ़ती है. बर्थ और डेथ रेट से पॉपुलेशन का साइज़ पता चलता है. तो जो साइज़ ऑफ पॉपुलेशन है वो बहुत सारे कंसर्न की बात है क्योंकि ये बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ रही है और इससे सब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो घट रहा है. हाउएवर इफ इनइक्वालिटी इन सोसाइटी इज़ द मेन रीज़न फॉर पुअर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग फॉर मेनी पीपल, साइज ऑफ पॉपुलेशन इज़ रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट. तो देखा जाए तो ये थोड़ा अनइम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे आसपास हमें और भी रीजंस दिखते हैं जिन वजह से पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है. तो ये लेसन अब हमारा फिनिश हो गया है. मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स बता दूंगी.